नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 अगस्त 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। वीडियो थोड़ी सी लेट है। कभी कभी दोस्तों जब एक दिन पहले रात में बहुत काम हो जाता है या कुछ आपके लिए इमरजेंसी काम आ जाता है, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है। बट अमूमन वीडियो सुबह 10:30 से 11 के बीच में अपलोड हो जाती है। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भी उसकी अपलोड हो जाती है। इस लेक्चर की पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो चुकी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आज टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं, तो एडिटोरियल में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नजर आए हैं। एक तो कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट। देखिए क्या होता है, आप गरीबी को किस प्रकार से मेजर करोगे। या तो इंसान के पास पैसा कम है, इनकम कम है कि वो अपने खाने पीने की चीजें खत्म नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका, अब ये आप पता कैसे करोगे कि उसके पास पैसा कम है। तो एक तो इनकम एस्टिमेट्स। अब क्या होता है कि इनफॉर्मल मार्केट में कौन सा इंडिविजुअल कहां पे नौकरी करके कितना कमा रहा है, यह पता करना मुश्किल हो जाता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनके बेसिस पे भी एस्टिमेट निकाला जाता है। तो कौन सा इंसान कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, इसके बेसिस पे आप ओवरऑल पता कर सकते हो गरीबी कितनी है। लेकिन आज की डेट में एक इंडेक्स निकला है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से जब गरीबी काउंट की जाती है, तब गरीबों का नंबर बहुत कम हो जाता है। तो यहां पे रंगराजन साहब और सी महेंद्र देव साहब अपने एस्टिमेशंस को देके, अपने इंडिकेशंस को देके यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इनकम या कंजम्पशन बेसिस पे गरीबी को काउंट करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का हिसाब बनाने में ओवरऑल जो गरीबों की संख्या है वो कम नजर आती, जबकि गरीब होते ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझेंगे। अच्छा आर्टिकल है, काम भर की चीजें बताऊंगा। वैसे तो उसमें बहुत सारी ट्रिकी चीजें भी हैं, बट काम भर की चीजें हम देखेंगे। फिर अवेटिंग द एड ऑफ मॉडरेशन। यहां पे ए फैजुर रहमान साहब ओवरऑल इस्लाम के मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। इस मॉडर्नाइजेशन को लेके सऊदी अरेबिया में रिसेंटली क्या क्या हुआ है, स्वीडन में ये जो कुरान बर्निंग का इंसिडेंस है, इससे क्या इंटरनेशनल ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे फैजुर साहब बात कर रहे हैं। इसको देखेंगे। तो ये दो मुझे काम के एडिटोरियल के आर्टिकल्स लगे, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर्स में ओवरऑल मैं आपके साथ राजस्थान की अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट स्कीम, जो कि 1.10 करोड़ लोगों की मदद करेगी, इसके बारे में बात करूंगा। म्यांमार की आर्मी के गेस्टर्स के रिस्पेक्ट में बात होगी, म्यांमार जनता की। कावेरी वाटर शेयरिंग इशू क्या चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उड़ीसा में कोई ड्यून फॉरेस्ट नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और स्टेट यूनिवर्सिटीज का क्या रोल है इंडिया की साइंस एजुकेशन में, ये साइंस एंड टेक का आर्टिकल है। बता दो, साइंस एंड टेक में आज अच्छा आर्टिकल छपा है। ये सीधे सीधे साइंटिफिक इनोवेशन की बात नहीं करता है, बट साइंटिफिक एजुकेशन के फील्ड में इंडिया में क्या चल रहा है, इसके बारे में खासा इंपॉर्टेंट फिगर्स बताता है। तो ये देखेंगे। तो आज जितने भी आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूं, काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं दोस्तों। इस प्रकार से और डिटेल्ड तरीके से अगर आप आर्टिकल्स के नोट्स चाहते हैं और ओवरऑल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे दिन में 4 से 5 आर्टिकल्स को ऑन एन एवरेज में कवर करता हूं अपने सिविल सर्विसेज 2024 के मेंटरशिप प्रोग्राम में। इस मेंटरशिप प्रोग्राम्स में एथिक्स की कोर्स भी इंक्लूडेड है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स भी आगे आने वाले समय में अपलोड होगा, एनवायरमेंट का कोर्स भी आगे आने वाले समय में अपलोड होगा। तो आप चाहें तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। आपको काफी कुछ नया इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखने को मिलेगा। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे आ सकते हैं। इसके साथ साथ हर्षित द्विवेदी एजुकेशन मेरी ऐप एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है, तो वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो पर्टिकुलर लेक्चर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे या फिर मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, जो कि एंड्रॉयड iOS दोनों पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स हैव रेलेवेंस। रिसेंटली नीति आयोग की एक रिपोर्ट निकल के आई, जिसमें यह बताया गया कि भैया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो पुअर का परसेंटेज है, अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हिसाब से गरीबी निकालो। अब अब आप बोलोगे सर नॉर्मल गरीबी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या गरीबी होगी। तो भैया आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं खर्चने के लिए, बेसिक खर्चे के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई आप गरीब हो। लेकिन इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स को आप जोड़ दो। कौन से फैक्टर्स को, कि भैया आपको पास अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है, ठीक है ना, आपके पास प्रॉपर तरीके से हेल्थ का कोई इंश्योरेंस का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बहुत प्रकार की परेशानियां होती हैं दोस्तों, रहने का घर नहीं है। सिर्फ खाना और रहना मैटर नहीं करता है, आपका जो फूड का इनटेक है वो कम है, मतलब वो बेकार है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास खाने का पैसा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी में काउंट हो जाएगा कि भाई हेल्थ के रिस्पेक्ट में आपके शरीर के अंदर पॉवर्टी, आप ठीक तरीके से खाना नहीं खा रहे। तो मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो एम्बिट होता है वो नॉर्मल कन्वेंशनल पॉवर्टी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो नंबर्स है ना, वो नॉर्मल पॉवर्टी से कम निकल के आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एनॉमली के चलते कुछ परेशानियां हो रही हैं। परेशानियां क्या हो रही है, रिसेंटली ही
नीति आयोग की रिपोर्ट यह बताती है कि भैया 2015-16 में जो मल्टी डायमेंशनल पुअर थे वो थे 25%, 2019-21 में वो हो गए हैं 15%। मतलब 2015-16 से 2019-21 के बीच में 135 मिलियन यानी लगभग 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकल गए। इसके लिए ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2023 की। इसको रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। इन दोनों ही इनिशिएटिव्स ने यह बताया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2015-16 में था 27.5% और 2019-21 में पहुंच गया है 16.2%। तो यहां पे ऑथर यही बोल रहे हैं कि ये एग्जामिन करेंगे इश्यूज पर्टिकुलर एंड रेलेवेंट टू मैथडोलॉजी रिलेटिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जब आप काउंट करते हो, उसकी जो मैथडोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बेस्ड या फिर एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी से थोड़ी अलग हो जाती है। देखिए अभी क्या हुआ है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट है। इसने क्या बोला, इंडिया हैज मेड मोमेंटस प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑलमोस्ट हाफ्ड बिटवीन 2005-6 एंड 2015-16। मतलब 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच में जितने मल्टी डायमेंशनल पुअर थे वो आधे हो चुके हैं। तो 2015-16 में कितने हैं, 27.5%। तो 2005-6 में कितने थे, 55%। तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी खबर है। ओवरऑल 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच में 27 करोड़ लोग जो मल्टी डायमेंशनली पुअर थे वो मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं रहे। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। अगर आप देखो जो एस्टिमेट्स हैं पॉवर्टी के बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड यूज ऑफ तेंदुलकर कमिटी मेथोडोलॉजी शो ओवर अ 7-year पीरियड between 4-5 and 11-12 that number of poor came down by 137 million despite an increase in population। यहां पे क्या बताया जा रहा है कि भाई देखिए तेंदुलकर कमिटी की मेथोडोलॉजी को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ आप जोड़ोगे तो 2004-5 से लेकर 2011-12 के बीच में आपको दिखेगा कि भले ही पॉपुलेशन बढ़ी है, जो पुअर है उनका नंबर 13.7 करोड़ कम हुआ है। वहीं पे अगर आप रंगराजन कमिटी मेथोडोलॉजी देखोगे तो 2009-10 से लेकर 2011-12 के बीच में 92 मिलियन पुअर कम हुए, मतलब 9 करोड़ 20 लाख, जो कि सालाना 4 करोड़ 60 लाख होता है। यहां पे यह बताया जा रहा है कि तेंदुलकर और रंगराजन कमिटी की मेथोडोलॉजी के हिसाब से अगर आप केवल इनकम या फिर आप कह लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे पॉवर्टी को कैलकुलेट करोगे तो जो नंबर्स हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के साथ मैच करते नजर नहीं आएंगे। अब ये अपने आप में प्रॉब्लमैटिक फैक्टर है। प्रॉब्लमैटिक फैक्टर क्यों है भाई, यहां पे एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि जब आप कंजम्पशन बास्केट देखते हो तो वो पॉवर्टी जो कि भाई आपकी गरीबी के बेस्ड है, आपकी इनकम या कंजम्पशन पे बेस्ड है, वो हमेशा सेम नहीं निकल पे आएगी उस पॉवर्टी से जो कि आपकी एजुकेशन या हेल्थ पे बेस्ड है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हेल्थ फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स सब निकल के आ जाते हैं। तो बात यहीं पे यही कि आज की डेट में सारी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी बेस्ड है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बहुत सारे फैक्टर्स को कंबाइन और कंसोलिडेट करके देखा जाता है और उसके बेसिस पे पॉवर्टी कैलकुलेट की जाती है। बट कहीं ना कहीं सरकार यहां पे अपनी अकाउंटेबिलिटी को स्किप कर सकती है, क्योंकि एक्चुअल गरीबी यहां पे शायद नजर में ना आए। फिर एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया था टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी फॉर मेजरिंग पॉवर्टी 2014 में। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेस ग्रुप ने अपने रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए थे ऑन यूजिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स एज दीज मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स मेजर्स रेज सेवरल इश्यूज regarding their measurability, aggregation across indicators, and crucially of databases that provide the requisite information at reasonably short intervals। क्या बताया जा रहा है, जब भी आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करते हो तो वहां पे कुछ इश्यूज निकल के आते हैं कि भाई उनको आप मेजर कैसे करोगे, अलग अलग इंडिकेटर्स को इंटीग्रेट कैसे करोगे, एग्रीगेट कैसे करोगे, डाटा बेसिस में से रिक्विजिट इंफॉर्मेशन को रीजनली शॉर्ट इंटरवेंस के लिए प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कैसे करोगे, टैबुलेट कैसे करोगे। तो कुल मिला के एग्रीगेशन एक मेजर प्रॉब्लम यहां पे निकल के आती है। और ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जब आप कैलकुलेट करते हो तो हो सकता है कि जो फिगर्स आपको ज्यादा पॉलिटिकली ठीक लगे लेकिन वो एक्चुअली में सोसाइटल हालत को उतना अच्छे तरीके से नहीं दिखाते। ठीक है, यहां पर ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और डेप्रीवेशन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि भाई नॉन इनकम इंडिकेटर्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर और चाइल्ड मोर्टेलिटी चीज जैसी चीजें अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, इनको इनकम या कंजम्पशन पॉवर्टी से अलग रखिए। अगर आप इनकम और कंजम्पशन पॉवर्टी पे ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आप इक्विटेबल ग्रोथ पे ध्यान दोगे। आप इसके साथ देखिए क्या होता है ना दोस्तों, मैं आपको बहुत बेसिक सिंपल सेंस में समझाता हूं। यहां पे ऑथर ने बड़े ट्रिकी शब्दों में लिख रखा है।
आपके पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, आप बिल्कुल गांव में रहते हो, आप गरीब हो, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी कमाई नहीं है, आप पॉवर्टी इंडेक्स में गरीब काउंट होगे। लेकिन अब आप सोचो कि उस पर्टिकुलर गांव के अंदर कोई एजुकेशन या हेल्थ का इनिशिएटिव केंद्र की सरकार ने चला दिया या मान लीजिए राज्य की सरकार ने चला दिया, तो एजुकेशन के रिस्पेक्ट में और हेल्थ के रिस्पेक्ट में उस गांव के गरीब लोगों को जिनके पास पैसों का बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है, कोई स्कीम का मान लीजिए लाभ मिल जाता है। तो स्कीम का लाभ मिलने के चलते मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जब निकाला जाएगा उसमें ये लोग काउंट नहीं होंगे, जबकि एक्चुअली में वो गरीब हैं। ठीक है, मान लिया उनको किसी एक दो स्कीम का लाभ मिल गया है जिसके चलते उनके साथ बेनिफिट पहुंच गया, लेकिन इसके चलते होता यह है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में फिर उनकी काउंटिंग होती नहीं है। समझ के बात को? तो यहां पे जरूरी यह है कि हम केवल उन लोगों के एग्जैक्ट नंबर को काउंट करें जो कि पैसा कमा नहीं पा रहे हैं और अपनी कमाई से लाए हुए पैसे को खर्च करके मार्केट से चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों को काउंट करेंगे, हम ज्यादा अच्छी तरीके से हमारे देश की पॉवर्टी को काउंट कर पाएंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वो गरीब लोग जो कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं पा रहे हैं, उनको जो भी सरकार का बेनिफिट मिला है उस बेनिफिट के चलते उनको पॉवर्टी इंडेक्स से हटा दिया जाता है। इसलिए ओवरऑल हमको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जो नंबर्स है ना, वो इंडिया के अंदर घटते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो नंबर एक्चुअली में घट रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में हमारे देश में गरीब लोग कम है। आप समझ गए बात को? ये मेन सार है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। समझ गए बात को? बीइंग रिच या पुअर ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? लेवल ऑफ इनकम के साथ। अब जब आप इसमें घुसेड़ देते हो, मिला देते हो नॉन इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, तब भाई ओवरऑल खिचड़ी सी पक जाती है। उस खिचड़ी को ना आपके पास एग्रीगेट करने का, ना कंसोलिडेट करने का, ना नॉर्मलाइज करने का कोई प्रॉपर फॉर्मूला है। ठीक है ना? तो इसमें सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से स्टैटिस्टिक्स को सामने तोड़ मरोड़ के आपको एक अच्छे फिगर की तरह दिखा सकते हैं, और उसको अच्छे फिगरों को दुनिया भर की एजेंसीज भी सपोर्ट करेंगी, जैसे कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के उससे निकल के आ रहा ऑक्सफोर्ड ये पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। ओके, तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि भाई हमारे पास ऑफिशियल डाटा है नहीं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का 2011-12 में, ताकि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के साथ उसको कोरिलेट कर सके। जो सर्वे डाटा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का 2017-18 में किया गया था, वो भी ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज नहीं किया गया, तो डाटा का यहाँ पे एब्सेंस है। तो इस रिस्पेक्ट में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे के जो डाटा सोर्सेज हैं, उनके साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डाटा को आप टैबुलेट कर नहीं सकते, कोरिलेट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे करवाएं, जिसके बेसिस पे एब्सोल्यूट टर्म्स में इंसान अपनी कमाई के दम पे आए हुए पैसों को जेब से खर्च करके मार्केट में कितनी चीजें खरीद पा रहा है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एट द एंड ऑथर यही बोल रहा है कि ना कि भाई अलग अलग सर्वेज में, नेशनल अकाउंटिंग सर्वेज में, जो भी पीएलएफएस सर्वेज हो रही हैं, इन सब सर्वे में सीधी डायरेक्ट पॉवर्टी को कैलकुलेट करना जरूरी है। जरूरी यह भी है कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करें, लेकिन जरूरी यह है कि सप्लीमेंट करने की जरूरत है कंजम्पशन सर्वेस को। यहां पे डेफिनेटली हमें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भी जरूरत है, हमें कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी इंडेक्सेस की भी जरूरत है। दोनों सर्वेज में जब पॉवर्टी एब्सोल्यूट नंबर्स में कम होती नजर आएगी सेम क्वांटम से, तब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ओवरऑल बेनिफिट्स लोगों तक पहुंच रहे हैं। जब इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंसेस निकल रहे हैं, हम 100% ये नहीं बोल सकते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है या गलत। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एवेडिंग द एज ऑफ मॉडरेशन। जुलाई में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, ये कॉलिशन है 57 मुस्लिम कंट्रीज का, इन्होंने स्वीडन के स्पेशल एनवॉय के स्टेटस को हटा दिया। स्कैंडिनेवियन नेशन के ऊपर इल्जाम है। रिसेंटली पिछले कुछ दिन से आप न्यूज में देख रहे होंगे कि भाई होली कुरान और इस्लामिक सिंबल्स को यहां पे आप कह लो डिसरिस्पेक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं यहां पे ओवरऑल इस्लाम के अगेंस्ट एक फोबिया सा बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको आप दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बोलते हो। अब फैजुर रहमान जी का ये बोलना है कि ये इस्लामोफोबिया इसलिए बढ़ रहा है दुनिया भर में क्योंकि दुनिया भर में जो क्लैरिकल इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का, क्लैरिकल इंटरप्रिटेशन जो मुस्लिम थियोलॉजियंस होते हैं, जिनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंजर्वेटिव होता है, वो बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम को प्रमोट करते हैं, वो इस्लाम को एक एक्सक्लूसिविस्ट और इनटॉलरेंट रीजन का दिखाने की कोशिश करते हैं। अक्सर कर क्या होता है कि इस्लाम में बोला जाता है कि भाई ये इस पर्टिकुलर धर्म को फॉलो नहीं कर रहा, किसी और धर्म को फॉलो कर रहा है तो वो काफिर है। जबकि यहां पे फैजर उस्मान साहब साफ साफ तरीके से बता रहे हैं कि काफिर नाम का मतलब काफिर शब्द का मतलब क्या होता है। काफिर शब्द का मतलब है वो इंसान जो कि विलफुली रिजेक्ट करता है, सप्रेस करता है ट्रुथ को, जो कि अनग्रेटफुल है, जो कि एस्टैब्लिश फैक्ट्स को
मानता नहीं, उनके प्रति थैंकलेसनेस रहता है, रेप्यूडिएट करता है उन स्टैब्लिश फैक्ट को, वो इंसान काफिर है। वो इंसान काफिर नहीं है जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ना मान के किसी और धर्म को फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली यहां पे एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ इस्लाम को दुनिया भर में प्रमोट किया गया है, और दुनिया भर की इस्लामिक कंट्री इस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम को काउंटर नहीं कर पा रही इफेक्टिवली। इसीलिए यहां पे ओवरऑल पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, इसको हटाने की जरूरत है। फिर कुछ लोग ओवरऑल इस्लाम धर्म के अंदर मुस्लिम सुप्रीमैसिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना। कई हजार साल पहले एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के अंदर और एंशिएंट और मिडिवल वर्ल्ड के अंदर जब इस्लाम का फैलाव हो रहा था, तो उस समय पे बड़े इलाके में इस्लाम धर्म ने अपने आप को स्थापित कर लिया था। एक पैक्ट हुआ था, मिड 18th सेंचुरी रिलीजियो पॉलिटिकल पैक्ट, मोहम्मद बिन सौद के बीच में जो कि फाउंडर थे सऊदी किंगडम के, और मोहम्मद इब्न अल वहाब के बीच में जो कि मॉडर्न सलाफिज्म के फाउंडर थे। और दोनों के बीच में यह बोला गया कि भाई वहाबी इंटरप्रिटेशन को पूरे अरेबिया रीजन में फैलाया जाएगा, ठीक है। अब वहाबी इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन था। आज की डेट में अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया जहां पे इस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, वहीं के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वॉशिंगटन पोस्ट को 2018 में बताया कि भाई पहले जो सऊदी अरेबिया को बोला जाता था कि दुनिया भर के मॉस्क में और मदरसाज में आप इन्वेस्ट करिए, ये कोल्ड वॉर की आइडियोलॉजी थी। कोल्ड वॉर के समय पे दुनिया भर में ये बोला गया था कि मुस्लिम इलाकों में सोवियत यूनियन वाले घुस जाएंगे, तो वहां पे मॉस्क बनाओ, वहां पे मदरसा बनाओ, ताकि मुस्लिम आइडियोलॉजी बची रहे, नहीं तो सोवियत यूनियन वाले आके कब्जा करके चले जाएंगे। फिर यहाँ पे फैजुर रहमान साहब बोल रहे हैं कि भाई आज की डेट में मुस्लिम्स डार्क हैं, उनको ठीक तरीके से पता नहीं है, कुरान की जो लैंग्वेज है और जो इंटेंशनैलिटी है वो कहीं ना कहीं चेंज की गई है कुछ प्लेयर्स के द्वारा। क्योंकि अगर आप देखो तो जो अलग अलग कंट्रीज में कुरान के वर्जन्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे जो नोबल कुरान है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इसमें अगर आप वर्स 167 अगर आप बोलोगे तो गाइड अस टू द स्ट्रेट वे, द वे ऑफ दोज ऑन हुम यू हैव बेस्टोड योर ग्रेस, नॉट द वे ऑफ दोज हु अर्न योर एंगर। एंगर को लिखा है सच एज द ज्यूज, नॉर दोज हु वेंट एस्ट्रे सच एज द क्रिश्चियंस। तो मतलब ज्यूज और क्रिश्चियंस के लिए सीधे सीधे ही एक एंटागोनिस्टिक यहां पे शब्द लिखा हुआ है कुरान के अंदर, उस पर्टिकुलर न्यू कुरान में जो सऊदी अरेबिया में पब्लिश होती है। अब ये जो रेफरेंस है ज्यूज और क्रिश्चियंस का, जो अरेबिक टेक्स्ट है कुरान का उसमें मेंशन नहीं है, और ऑब्वियसली बात है जो अरेबिक टेक्स्ट है वो पुराना है। तो मतलब ओवरऑल रीजनल जगहों पे जो कुरान पब्लिश की गई उसमें कुछ चेंजेस किए गए लोकल लोगों के द्वारा। तो ये जो इंटरपोलेशन है ना, ठीक है ना, ये इंडोक्ट्रिनेट करता है मुस्लिम्स, ताकि वो ज्यूज, जुडाइज्म और क्रिश्चियंस को थोड़ा एक निगेटिव लाइट में देखें, जबकि इंटेंशनली ओरिजिनली कुरान का कभी ये इंटेंशन था ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि सऊदी अरेबिया की जो सरकार है उसको यहां पे नेसेसरी चेंजेस करने चाहिए, ताकि बिना मतलब का ये जो एक्सट्रीमिज्म है, जो गुस्सा है, जो गलत टीचिंग्स हैं, ये यहां पे ना फैले। तो आप समझ रहे हो ना बात को। तो सऊदी अरेबिया अथॉरिटीज मस्ट सी टू इट दैट ट्रांसलेशन डिसेमिनेटेड फ्रॉम देयर सॉइल आर री एग्जामिन्ड एंड चेंज टू रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कुरान। फिर सबसे खास बात, तो इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, वो एक अकेली ऐसी इस्लामिक सोसाइटी है जो कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के सामने पूरी तरीके से घुटने नहीं टेकती, ठीक है ना भाई। सबसे खास बात यह कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर डोवाल साहब ने यह ओपनली बोला था कि इंडिया के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन ग्लोबल टेररिज्म को सपोर्ट मुस्लिम आबादी जो इंडिया के अंदर रहती है वो लीस्ट तरीके से करती है, बहुत कम सपोर्ट है। अब कुछ एक्सेप्शंस आपको दिख जाते हैं कि हाँ भाई इंडोक्ट्रिनेट होके वो देश के बाहर चले गए लड़ने के लिए फॉर आईसिस वगैरह, लेकिन ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं इस प्रकार के इवेंट्स आपको इंडिया के अंदर। तो जो मिस्टर डोवल उन्होंने क्या बताया कि भाई सारी कम्युनिटीज को एक साथ भाई सेल करना है। अगर आप पानी के अंदर एक साथ सेल नहीं करोगे एक दूसरे के साथ मिलके, तो सारे यहां पे डूब जाने वाले हो। तो कम्युनल कोऑपरेशन जरूरी है। ये कम्युनल कोऑपरेशन हमारी सोसाइटी में होना चाहिए, नहीं तो नीडलेसली वायलेंस प्रमोट होता है, जैसे कि मणिपुर और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इस्लामोफोबिया के इंस्टेंसेस को कम करने की जरूरत है दुनिया भर में और इंडिया में। और इंडिया में ओवरऑल आज की डेट में कुछ हिंदुत्व इंसिडेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में मुस्लिम्स को अल्टीमेटम दिए गए कि यहां से निकल जाओ। तो भाई देखिए क्या है ना, सोसाइटी के अंदर सारी कम्युनिटीज को एक दूसरे के साथ मिलके चलना है। एक्सट्रीमिज्म किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आप कह लो कॉपीराइट नहीं है, मोनोपोली नहीं है, कोई भी करने पे उतर सकता है। तो बेटर यही है कि सारी कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगी, तो मुस्लिम भी हिंदुइज्म के साथ रह सकते हैं, हिंदूज भी मुस्लिम के साथ रह सकते हैं, सारी कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। बाहर की कंट्रीज में क्या हो रहा है, हो सकता है इंडियंस का उसके ऊपर उतना कंट्रोल ना हो,
बट इंडिया के अंदर क्या हो रहा है इस पर तो हम डेफिनेटली ध्यान दे ही सकते हैं। तो भाई एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, चाहे तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, काफी मेहनत से बनाया हुआ है मेंटरशिप प्रोग्राम। ओवरऑल आप लॉग इन करके www.harshidedi.com पे इस प्रकार की वीडियोस को और एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सेस कर सकते हो। करंट अफेयर्स में आ जाते हैं दोस्तों। राजस्थान के अंदर अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट स्कीम 1.1 करोड़। अब देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में थोड़ा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी है, तो उसको साइड हटा दीजिए। राज्य की सरकार की भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो आपकी यूपीएससी के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो अन्नपूर्णा फूड स्कीम है इसको कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में लॉन्च किया गया है। 1.10 करोड़ लोगों को ये बेनिफिट करेगी, पुअर और डेस्टिट्यूट फैमिलीज को। अगर आप देखो तो ये स्कीम में वो लोग कवर होंगे जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अगर आप देखो तो ओवरऑल वो लोग जिनको पैंडेमिक के समय पे असिस्टेंस दिया गया था 5500 रुपए का, लगभग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर होने वाले 1.05 से 1.10 करोड़ लोग हैं, उनको राज्य की सरकार की तरफ से भी बेनिफिट मिला था। उनको यहाँ पे एक फूड पैकेट दिया जाएगा हर महीना। इस एक पर्टिकुलर फूड पैकेट को बांटने के लिए जो फेयर प्राइस शॉप होगी ना, उसको 10 रुपए का कमीशन मिलेगा एक फूड पैकेट के ऊपर। एक फूड पैकेट के अंदर क्या क्या होगा, तो 1 किलोग्राम ग्राम पल्सेस होंगे, शुगर होगा, आयोडाइज सॉल्ट होगा, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड एडिबल ऑयल होगा, 100 ग्राम चिली पाउडर होगा, कोरिएंडर पाउडर होगा, 50 ग्राम टर्मरिक पाउडर होगा। ये मसाले भी आप कह लो फिट हेल्दी वाले हैं, और जो दाल और एडिबल ऑयल दिया जा रहा है ये तो हेल्दी है ही। तो बेसिकली ओवरऑल अन्नपूर्णा स्कीम का टारगेट ये है कि राजस्थान के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोएगा। 25,000 जो एफपीएस शॉप्स हैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे राजस्थान के अंदर, वहां से अर्टिकुलरली ये फूड पैकेट बांटा जाएगा। और केंद्र की सरकार ये जो बोल रही है कि फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, डोज बांटे जा रहे हैं बेनिफिट के नाम पे, ये फ्रीबीज में भी नहीं आता, क्योंकि बीजेपी की सरकार जहां जहां पे है वहां पे भी फूड पैकेट इस तरीके की स्कीमें बांटी जा रही हैं। ऐसा यहाँ पे अशोक गहलोत साहब बोलते नजर आ रहे हैं। तो अन्नपूर्णा स्कीम राजस्थान की याद रखिएगा फूड पैकेट के रिस्पेक्ट। ठीक है, फिर म्यांमार जनता एम्प्टी गेस्चर्स। अब ये अन्नपूर्णा वाली स्कीम आपको कहां काम आएगी, देखिए वल्नरेबल लॉट के लिए सरकार क्या कर रही है और इकोनॉमिक पॉलिसीज में, मतलब जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों ही जगह पे इस अन्नपूर्णा स्कीम वाली न्यूज आपको काम आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडिया के अंदर वल्नरेबल गरीब लोगों की बेनिफिट्स के लिए सरकारें क्या कर रही हैं या क्या कर सकती हैं, तो क्या कर रही है मैं अन्नपूर्णा फूड स्कीम वाला आप राजस्थान सरकार का चेप देना। एक लाइन लेगा आपकी और आपके आंसर में ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ेगा कि हाँ भाई राज्य की सरकार स्पेसिफिक स्कीमें भी इस लड़के ने तैयार कर रखी है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्या बताया जा रहा, म्यांमार का एम्प्टी गेस्चर। भाई देखिए म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर तगड़ा प्रेशर है। म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप नेपीद्वा के एक बंकर के अंदर बैठी हुई, चूंकि उनको खुद को खतरा है। अभी रिसेंटली म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप द्वारा एक जनरल एमनेस्टी अनाउंस की गई, जिसमें म्यांमार की मिलिट्री जनता ने जो ऑंग सैंग सी की का 33 साल की जेल की सजा थी ना, उसको 6 साल कम करके 27 साल कर दिया। वो इतनी बूढ़ी हैं, 27 साल तक अगली जिंदा भी रहेंगी कि नहीं रहेंगी पता नहीं। एक अच्छी चीज ये थी कि उनको जेल से निकाल के हाउस अरेस्ट में रखा गया, तो कम से कम अपने घर के अंदर है। सैंग सी की 78 साल की हैं, 27 साल कहां ही जिंदा रहने वाली हैं यार। तो 33 से 27 साल कर दिया, तुमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। फरवरी 2021 से कू हो रखा है वहां पे। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है म्यांमार के विन मिंट, इनके सेंटेंस को भी यहाँ पे कम किया गया। 7,000 प्रिजनर्स को हटा के हाउस अरेस्ट के अंदर डाला गया है। तो कहीं ना कहीं एक गुडविल कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही है म्यांमार की मिलिट्री जनता। म्यांमार की मिलिट्री जनता के लिए जो रूल है ना इस समय म्यांमार के अंदर आसान नहीं है, पीछे पड़ गए हैं एबल्स इनके। अब क्या म्यांमार की जनता ने मिलिट्री कूप तो कर दिया, मिलिट्री कूप होने के चलते वहां पे जो वेलफेयर इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, वो बिल्कुल हिल चुके हैं। इम्पोवेरिस्ट हो चुका है म्यांमार, बाहर से ट्रेड वगैरह कुछ हो नहीं रही, वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने सैंक्शंस लगा दिए हैं। जो इनके मिलिट्री लीडर्स हैं वो सारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, तो उनको तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भूखी मर गई है वहां की जनता। जो आर्मी के टॉप डिसीजन मेकर्स हैं वो कैपिटल नेपीद्वा के एक बंकर के अंदर बंद है। कहां पे है वो बंकर किसी को पता नहीं। अब बात आई जब इलेक्शन कराने की, नेशन वाइड पोल कराने की, तो म्यांमार की मिलिट्री जनता बोल रही है कि अभी इमरजेंसी होने के कारण हम पोल नहीं करा पाएंगे, इलेक्शंस नहीं करवा पाएंगे। तो इस समय पे म्यांमार की मिलिट्री जनता के अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से एक वेल मैनेज नेशन वाइड पोल कंडक्ट करवा पाए। लोग इतने ज्यादा नाराज। ऐसा बताया जा रहा है कि म्यांमार का एक बहुत बड़ा इलाका म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स के कंट्रोल के अंदर है ही नहीं। जो जनता के लीडर हैं सीनियर जनरल मिन ऑन्ग हलंग, उन्होंने नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी काउंसिल को यह बताया कि इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अभी बहुत से रीजन्स में फाइटिंग चल रही है।
और ये जो बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स हैं वो कंपाउंड के अंदर बंद हैं। कई कई जगहों पे तो ये एयर स्ट्राइक करवा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अनएथिकल है, क्योंकि एयर स्ट्राइक में मरेंगी तो म्यांमार की ही आम जनता ना, और म्यांमार की आम जनता इनके अपने ही लोग हैं। म्यांमार का लगभग 50% इलाका इन मिलिट्री कमांडर्स के अंदर है ही नहीं, और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में अगर इस इलाके का आप वो करोगे, रैंकिंग मानोगे, तो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज है सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी ये कंट्री, अगर वो इलाका जो कि म्यांमार की मिलिट्री के कंट्रोल के अंदर नहीं उसको यहां पे काउंट किया जाए। मैं बता दूं, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया नहीं आता है, इंडिया साउथ एशिया में आता है, ये याद रखिएगा। तो जो भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वहां पे चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो रखी हैं। एक सिविल कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है म्यांमार के अंदर बड़े बेस स्केल पे, जो कि अभी के लिए हो रहा है, ये आगे एक्सकरबेट हो सकता है, तो थाईलैंड, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश हर जगह पे इसके इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कंट्रीज बॉर्डर करती हैं किसको, म्यांमार को। ठीक है ना भाई। तो म्यांमार की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो डिस्कंफर्ट पे है। एक अगर सिविल रिजाइम फैलता है तो उससे ब्लड बाथ फैलेगा, ना आर्मी ठीक तरीके से कंट्रोल कर पाएगी, और आसपास की कंट्रीज में भी इसका एक ओवरकम, मतलब एक कह लो कि कहते हैं ना कि एक ग्लास होता है, ग्लास को पूरा भर दिया फिर वो ओवरफ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि वायलेंस एक लिमिट से ज्यादा म्यांमार के अंदर बढ़ेगा तो वो आसपास के इलाकों में भी फैलेगा। बेटर यही है कि एशियन के एम्बिट के अंदर म्यांमार डेमोक्रेसी में वापस चला जाए, लेकिन डेमोक्रेसी में अगर वापस जाता है तो कल की डेट में म्यांमार के इन मिलिट्री जनरल्स को तो जिंदा ना छोड़ा जाएगा, तो वो भी वो करने से रहे। और इन म्यांमार के मिलिट्री जनरल्स ने दो कंट्रीज के साथ अच्छी मांडबली कर ली है, एक चाइना एक रशिया। ठीक है ना भाई, ये सब चीजें हैं ओवरऑल यहाँ पे। म्यांमार की यंग टैलेंट को यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया जा रहा। ये म्यांमार का यंग टैलेंट सड़कों पे उतर आया है, इनकी मिलिट्री के साथ यहाँ पे लड़ रहा है, जंगलों में घुसे हुए हैं, माउंटेन्स में घुसे हुए हैं, रेवोल्यूशनरी बन गए हैं। जिन लोगों को म्यांमार की सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक बड़ा रोल प्ले करना था, वो यहाँ पे ओपनली आर्मी के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शंस प्रपोज्ड हैं, वो इलेक्शन यहाँ पे हो नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कोई इंचार्ज है नहीं। म्यांमार बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूटता सा नजर आ रहा है। बेटर ये रहेगा कि यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करा लिए जाए। लेकिन म्यांमार की मिलिट्री को डर यह है कि इलेक्शन में अगर कैंडिडेट ऑंग सैंग सी की हुई तो ओवरऑल इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ ये जीतेंगी ना कि पूरी ताकत इनके हाथ में आ जाएगी, म्यांमार की मिलिट्री के हाथ में कोई भी ताकत बचेगी नहीं। तो कुल मिला के यहां पे प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी लाने की जरूरत है। यहां पे पॉजिटिव रोल चाइना प्ले कर सकता है और रशिया प्ले कर सकता है, लेकिन ये बता पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों कि चाइना रशिया दोनों खुद प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, तो किसी भी डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म के लिए ये अपना सपोर्ट दिखाएंगे, इस बात की चांस बहुत कम है। ये तो उल्टा म्यांमार को बोलेंगे कि तुम बिल्कुल इलेक्शन कंडक्ट मत करो। चाइना कभी बोल सकता है क्या म्यांमार को कि तुम अपने आप डेमोक्रेसी लेके इलेक्शन कंडक्ट कराओ, जो वो खुद नहीं करवाता। समझ के बात को। तो म्यांमार के हालात इस समय पे बहुत ज्यादा खराब हैं। पीस एक ही तरीके से आ जाता है कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो, बट वो म्यांमार की मिलिट्री होने नहीं देगी। तो कुल मिला के म्यांमार का फ्यूचर इस समय पे बहुत ज्यादा ब्लीक है। फिर आगे, वाई इज द कावेरी वाटर शेयरिंग इशू फ्लेयरिंग अप अगेन। कावेरी वाटर शेयरिंग इशू में क्या क्या निकल के आ रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 14 अगस्त को तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन मांगा और बोला कि भैया आप कर्नाटका को बोलिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका को बोले कि इमीडिएटली कर्नाटका 24,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी अपने रिजर्वायर से छोड़े, ताकि यह पानी पीलीगुंदू पहुंच जाए। बिलीगुंदू कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और पूरे महीने इतना पानी कम से कम वहां पे पहुंचना चाहिए। कुल मिला के ओवरऑल तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा है कि कर्नाटका 36.76 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी सितंबर 2023 का तमिलनाडु की तरफ छोड़े। किस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के कंडीशंस के हिसाब से? कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का जो फाइनल जजमेंट आया था फरवरी 2007 में, उसके हिसाब से। इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अमेंड किया था। उस अमेंडेड जजमेंट के हिसाब से पानी यहां पे जाना चाहिए फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु। देखिए, कर्नाटका के लिए ऑलरेडी एक मंथली शेड्यूल बनाया गया है। कर्नाटका एक अपर राइपेरियन स्टेट है। कावेरी कर्नाटका से बहती हुई तमिलनाडु के अंदर एंट्री मारती है और तमिलनाडु में पानी की अवेलेबिलिटी करवाती है। शेड्यूल के हिसाब से कर्नाटका को तमिलनाडु को टोटल ऑफ 177.25 टीएमसी पानी देना है नॉर्मल वाटर ईयर में, जून से मई में। यहां पे 1 जून से लेकर अगले साल के मई तक यह पर्टिकुलर वाटर ईयर चलता है। अब इस 177.25 टीएमसी में से 123.14 टीएमसी ये जून से सितंबर के टाइम पीरियड में देना है, जो कि मानसून का टाइम पीरियड होता है। और इस मानसून के टाइम पीरियड में कावेरी में भी जो पानी की अवेलेबिलिटी है, जो क्वांटम है, वो बढ़ जाता है। समझ गए बात को।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फरवरी 2018 में जजमेंट दिया था सेंट्रल वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2007 के अवार्ड के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2018 की जजमेंट के कुछ महीने बाद कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दी गई और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी बना दी गई 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के। इन दोनों बॉडीज का काम क्या था? टू इंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट। और ये दोनों बॉडीज तब से प्रॉपर मीटिंग्स करवा रही हैं ताकि सिचुएशन वगैरह का स्टॉक लिया जा सके। अब सवाल उठता है कि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में गया क्यों, जब 2007 के अवार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2018 में जजमेंट दे चुका है और उसके बाद दो बॉडीज बन चुकी हैं, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? देखिए, CWMA ने अपनी 11 अगस्त की मीटिंग में कर्नाटका को क्या बोला कि भैया 10,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर बिलीगुंदू भेज दो अगले 15 दिनों में, 12 अगस्त को। अब इस बात को लेके कर्नाटका को पर डे 0.86 टीएमसी देना था, अगले 15 दिनों में 12.9 टीएमसी। लेकिन यहां पे तमिलनाडु नाराज हो गया। तमिलनाडु का बोलना था कि जो मीटिंग हुई थी उसमें अगला 15 दिनों में 15 क्यूसेक्स पानी देने की बात की गई थी। तो जब 15 क्यूसेक्स पानी देने की बात की जा रही तो 10,000 क्यूसेक पानी कर्नाटका क्यों भेजेगा? तो डेली के बेसिस पे प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। ये जो CWMA था और CWRC था, इसमें डेली के बेसिस पे कर्नाटका तमिलनाडु दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, आपस में मांडवली करेंगे कितना पानी किस समय पे डेली बेसिस पे अगले कुछ महीने में भेजना है, पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अब चीजें दोस्तों प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं, ठीक है। जब यहां पे पिछले दिन की मीटिंग में यह बोला गया तमिलनाडु को कि 15,000 क्यूसेक्स भेजेंगे हम 15 दिनों में, उसके बाद कर्नाटका मीटिंग में बोलता है कि नहीं भैया हम तो 22 अगस्त तक केवल 8,000 क्यूसेक्स भेजेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है, कर्नाटका का यह बोलना है कि पानी बरस नहीं रहा। अब जब पानी बरस नहीं रहा तो कावेरी में उतना पानी आ नहीं रहा। जब कावेरी में उतना पानी आ नहीं रहा तो हम पानी भेजे कैसे? Karnataka has contended that lower rainfall in the Kaveri catchment, including in Kerala, has led to poor inflow in its own reservoir. तो कावेरी से जो खुद के वाटर रिजर्वायर्स हैं आपके कावेरी नदी के और कर्नाटका के अंदर के, वही नहीं भर रहे। तो जब एडिशनल पानी वही नहीं है तो हम तमिलनाडु को कैसे देंगे? ठीक है ना। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डाटा के हिसाब से कोडागु, ठीक है ना, जहां से कावेरी निकलती है, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 1 जून से 15 अगस्त में 44% रेनफॉल नॉर्मल से कम हुई है। जितनी रेनफॉल इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 1 जून से 15 अगस्त में होती है, उससे 44% कम बारिश हुई है। कम बारिश के चलते कावेरी नदी में भी पानी आया नहीं है। तो जब कावेरी नदी में उतना पानी आया नहीं है तो कर्नाटका की ही डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, हम तमिलनाडु को पानी दे कैसे? तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं भैया वो सब हम नहीं जानते, हमारे यहां तो फार्मर्स पानी का इंतजार कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, हमें तो पानी दो। तमिलनाडु के अंदर जो मेत्तूर रिजर्वायर है ना, वहां पे 20 टीएमसी पानी ही बचा है और अगले 10 दिनों में डेड स्टोरेज पे पहुंच जाएगा पानी, अगर ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर कर लिया जाए। तो तमिलनाडु के अंदर पानी खतरनाक है। प्लस तमिलनाडु के अंदर क्रॉप्स सो कर दी गई हैं, कुरुवई क्रॉप्स बोलते हो। अब इन स्टैंडिंग क्रॉप्स को इरिगेट करने की जरूरत है। इसके इरिगेशन के लिए कावेरी का पानी चाहिए। पानी कर्नाटका की सरकार छोड़ नहीं रही, कर्नाटका बोल रही हमारे खुद के रिजर्वायर सूखे पड़े हैं। तो कुल मिला के तमिलनाडु गुस्सा है, तमिलनाडु फिर से पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि जिस समय पे सेंट्रल वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने अपना जजमेंट दिया, उस समय के रिस्पेक्ट में आज की डेट में कावेरी में इतना पानी बचा नहीं है। और इरेटिक मानसून के चलते जो ये प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स हैं वो भी बदल रहे हैं। कभी किसी जगह पे पानी ज्यादा बरसा, कभी बरसा ही नहीं। अब जब पानी बरसा ही नहीं तो कर्नाटका के अंदर ही कम पड़ गया, तो हम तमिलनाडु को कैसे दें? इस प्रकार की बड़ी सारी परेशानियां यहां सामने आके खड़ी हो रही है। ठीक है भाई, फिर चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। विद अमेंडेड एक्ट किकिंग इन ओडिशा हैज नो डीम्ड फॉरेस्ट। भाई देखिए, रिसेंटली ही एक नया बिल लेके आया गया फॉरेस्ट एक्ट 1980 को अमेंड करने के लिए। इसका नाम रखा गया वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। ठीक है ना भाई, इसको क्या बोला जा रहा है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन। ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात करता है और बढ़ाने की बात करता है। प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे यह है कि इस पर्टिकुलर नए कानून के अंदर डीम्ड फॉरेस्ट कैटेगरी खत्म कर दी गई है। देखिए, जब फॉरेस्ट एक्ट 1980, यहां पे मैं काम भर की चीजें आपको बताऊंगा जो कि इस टॉपिक को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। पहले फॉरेस्ट एक्ट 1927 एग्जिस्ट करता था। इस फॉरेस्ट एक्ट 1927 में चेंजेस की जरूरत थी, इसलिए अगर आप देखो तो फॉरेस्ट एक्ट 1980 यहां पे लेके आया गया। फॉरेस्ट एक्ट 1980 के अंदर फॉरेस्ट को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया गया और उसके बेसिस पे बोला गया कि हाँ भाई, फॉरेस्ट को केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार नोटिफाई करेगी। ठीक है ना भाई, जो नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं है वहां पे इंडस्ट्रियल काम हो सकते हैं।
तो 1980 से लेकर 1996 तक जो नॉन फॉरेस्टेड इलाके थे उनको नॉन इंडस्ट्रियल या फिर नॉन फॉरेस्टेड पर्पसेस के लिए डाइवर्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक जजमेंट दिया कि भाई वो इलाके जो कि डिक्शनरी की डेफिनेशन के हिसाब से फॉरेस्ट के अंदर कैटेगराइज करते हैं, उनको भी आपको नोटिफाई करना चाहिए, उनको भी फॉरेस्ट एक्ट 1980 की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो भैया 1980 में जब फॉरेस्ट एक्ट आया, उसमें ये फॉरेस्ट की कैटेगराइजेशन करने की बात की गई और 1980 से 1996 तक बहुत सारा फॉरेस्ट का इलाका इधर उधर डाइवर्ट किया गया जो नोटिफाई नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में क्या बोला कि अरे भैया वो पर्टिकुलर इलाका जो कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर आता है बट नोटिफाई नहीं किया गया केंद्र और राज्य के द्वारा, उसको भी प्रोटेक्ट करना यहाँ पे जरूरी है। इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 1996 में राज्यों से एक्सपेक्ट किया गया कि वो एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, उन प्लाट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो इस फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं और उनको लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अब हुआ ये दोस्तों कि सर्वे वगैरह करके और कमिटी वगैरह बना के बहुत सारा इलाका फॉरेस्ट डेजिग्नेट करने के लिए एलिजिबल पाया गया, बट उसको ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया गया। अगर आप ओडिशा की बात करो दोस्तों, ओडिशा के अंदर भी 66 लाख एकड़ का इलाका डीम्ड फॉरेस्ट बताया जा रहा है, लेकिन इसको ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया गया है। अब हो यह रहा है दोस्तों कि जब से ये वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम आया है, उसके बाद से ओडिशा की सरकार ने अपने सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को एक लेटर भेजा है कि जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड को किसी भी और नॉन फॉरेस्टेड पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करना चाहती हैं, उन एप्लीकेशंस को आप प्रोसेस करो। 1996 का जो गोदावरम वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसने साफ साफ बोला था कि वो इलाका जो कि फॉरेस्ट की डिक्शनरी मीनिंग के अंदर आता है उसको भी यहां पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, भले ही उसको आपने फॉरेस्ट नोटिफाई नहीं किया है। 1996 का ये गोदावरम वर्डिक्ट ये नए वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम से वायलेट हो जाता है। इस वायलेशन को अर्जेंट बेसिस पे रोकने की जरूरत है, क्योंकि अभी के समय पे उड़ीसा की सरकार और फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जिस प्रकार से स्टेप्स ले रही है, तो ये 66 लाख एकड़ आपका डीम्ड फॉरेस्ट का इलाका है ना, ये जल्दी ओवरऑल नॉन फॉरेस्टेड पर्पसेस के लिए डाइवर्ट हो सकता है। तो जरूरी यह है कि हम अर्जेंटली इस पर्टिकुलर इलाके को प्रोटेक्ट करें और ये वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम के अंदर कुछ अमेंडमेंट करके या सरकार कुछ चेंजेस करके जो डीम्ड फॉरेस्ट का इलाका है उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। नहीं तो ये जो बहुत बड़ा डीम्ड फॉरेस्ट का इलाका है जिसको ना राज्य की सरकार ने ना ही केंद्र की सरकार ने प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन दी है, ये ओवरऑल ओपनली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए डाइवर्ट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डैमेज करेगा। ठीक है भाई, और आ जाते हैं आपके अपने आखिरी आर्टिकल पे, री इमेजिनिंग द रोल ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इन साइंस एजुकेशन। यहां पे क्या बोला जा रहा है भाई, देखिए 3rd एनिवर्सरी आ रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, 2023 आने वाला है। एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स इस पर्टिकुलर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग को प्रमोट करती है। इसके अंदर पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन लैंडस्केप, स्किल डेवलपमेंट, और ये बहुत रेलिवेंट है हायर साइंस एजुकेशन के लिए देश के अंदर। इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं साइंस हायर लेवल पे, उनको अपना हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पूरा करना है सिलेक्ट साइंस सब्जेक्ट्स में, तो इस रिस्पेक्ट में मेडिसिन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बैचलर ऑफ साइंस के लिए वो एलिजिबल हो सके। ये सब कुछ ओवरऑल इस एजुकेशन पॉलिसी में, मतलब देखिए, अगर आपको इंडिया के अंदर साइंस में हायर एजुकेशन करनी है तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। या तो आप मेडिसिन पढ़ लो, एमबीबीएस करने लगो, या फिर आप इंजीनियरिंग पढ़ लो, वो भी साइंस का पार्ट है, या फिर आप बीएससी कर लो, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है ना भाई। और बीएससी में और एमएससी में बहुत सारी स्पेशलाइज्ड डिग्री भी होती है। मेडिसिन और इंजीनियरिंग में आपकी स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है। ठीक है, तो जो मेडिसिन और इंजीनियरिंग में चला गया वो तो साइड हो गया। मेडिसिन और इंजीनियरिंग में अगर आप निकल गए तो उसके बाद क्या बचा, बीएससी लेवल सब्सीक्वेंट कोर्सेज बचे। ठीक है ना भाई। अब यहां पे हम कुछ आगे चीजें देखते हैं। एक बार बच्चे ने बीएससी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद वो मास्टर्स कर सकता है, अपनी पीएचडी कर सकता है। बीएससी ग्रेजुएट्स डाइवर्स स्पेशलाइजेशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल ग्रेजुएट्स की बात की जाए तो अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट्स को हटा दो तो टोटल स्टेम में यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में 25 लाख ग्रेजुएट्स हैं हर साल। ठीक है ना, बैचलर्स और मास्टर कोर्सेज को अगर आप मिला दो तो। अब देखते हैं स्टेम ग्रेजुएट्स में इनरोल होने वाले बच्चे कितने हैं हर साल, 50 लाख। स्टेम ग्रेजुएट्स में भी जो बीएससी कोर्सेज में इनरोल होने वाले बच्चे हैं वो 50 लाख। इसमें से भैया 11 लाख बच्चे अपनी बीएससी की या बैकलॉरेट की डिग्री हर साल लेते हैं।
अब अगर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021-22 की अगर आप रिपोर्ट देखते हो तो इसमें नंबर बताया गया है, भाई हर साल बीएससी में एनरोल होने वाले बच्चे हैं 50 लाख और ओवरऑल 11 लाख बच्चों को अपनी बीएससी की डिग्री मिलती है। ठीक है, अब समझिए, बीएससी की डिग्री 11 लाख लोगों को मिली। 11 लाख लोगों में से 2.9 लाख लोगों ने मास्टर्स लेवल के लिए एनरोल किया। समझ गए बात को? तो अब आप समझिए, 11 लाख लोगों को बीएससी की डिग्री मिल रही है, मास्टर्स की डिग्री हर साल 2.9 लाख लोगों को मिल रही है। अब आपको पता है कि बीएससी के बाद ही आप मास्टर्स करोगे और पीएचडी आप मास्टर्स के बाद करोगे। तो बीएससी करने वाले 11 लाख लोग, मास्टर्स करने वाले 2.9 लाख लोग, पीएचडी से निकलने वाले डॉक्टोरल लेवल पे केवल 6,000 साइंस पीएचडी हर साल। और जब आपके पास एक पीएचडी आ जाती है, तब आपके पास एंट्री लेवल साइंटिफिक रिसर्च या ट्रेनिंग की पोजीशन आ जाती है यूनिवर्सिटीज में या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, तो सोचिए 11 लाख बीएससी वाले, 2.9 लाख मास्टर्स वाले, 6,000 आपके साइंस ग्रेजुएट हो गए। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो लार्ज नंबर ऑफ बैचलर्स इक्विवेलेंट साइंस ग्रेजुएट्स, जो कि 8 लाख हैं, दे रिप्रेजेंट द ह्यूमन रिसोर्सेज एंटरिंग द वर्कफोर्स इमीडिएटली इन द नियर फ्यूचर। ऑब्वियसली जिसने मास्टर्स की है साइंस में, वो बैचलर्स वाले से बेटर होगा, पीएचडी वाला और बेटर होगा। पीएचडी वाले तो गिल मिला के 6,000 हैं, बैचलर्स वाले सॉरी मास्टर वाले 2.9 लाख है, बचे 8 लाख लोग। ये जो 8 लाख लोग बैचलर इक्विवेलेंट साइंस ग्रेजुएट हैं, यही नौकरियां ज्वाइन करते हैं और यही हमारी साइंस की वर्कफोर्स है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कोई बीएससी कोर्स किया होगा या फिर कह लो बीएससी एमएससी का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा। अब इंडिया के अंदर 1113 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 422 यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिनको राज्य की सरकारें मैनेज करती है। ठीक है ना, और बहुत सारे स्टेट एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं। अब ये जो स्टेट मैनेज यूनिवर्सिटीज हैं और जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, दे अकाउंट फॉर द सिंगल लार्जेस्ट शेयर ऑफ एनरोलमेंट्स। जो स्टेट मैनेज, राज्य की सरकार के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, यहां पे सबसे ज्यादा एनरोलमेंट्स होते हैं साइंस के अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज में। देखिए क्या लिखा हुआ है, account for the single largest share of enrollments over 30% across universities in India, most of which are undergraduate level and with science course hosting the second largest number of students enrollments after art। मतलब कि ये जो स्टेट लेवल से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंदर जो स्टेट लेवल सपोर्टेड कॉलेजेस हैं, ये 30% बच्चों को एनरोलमेंट देते हैं। और आर्ट्स के बाद अगर कोई दूसरा स्ट्रीम है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों के एनरोलमेंट्स हो रहे हैं, तो वो है साइंस। और यही एनरोलमेंट्स बेसिकली आगे आने वाले समय में इंडिया की साइंटिफिक वर्कफोर्स बनेगी। क्योंकि भाई देखिए, ओवरऑल ज्यादातर बच्चे इन्हीं आप कह लो स्टेट लेड यूनिवर्सिटीज की बीएससी डिग्री को करके बाहर निकल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है दोस्तों, जो करंट कंडीशन है साइंस एजुकेशन की और ट्रेनिंग की इन स्टेट यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, वो थोड़ी हिली हुई है। जो पर्टिकुलर करिकुला और कोर्स कंटेंट बीएससी का पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स का पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस पढ़ाया जाता है इन स्टेट यूनिवर्सिटीज में, वो इनसफिशिएंट है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसमें होती नहीं है, इनएडिक्वेट और पूरली मेंटेन्ड लेबोरेटरी फैसिलिटीज हैं, वगैरह वगैरह। एक्सटर्नल इंटर्नशिप्स होती हैं, बट वो भी पूरी क्वालिटी की होंगी कि नहीं होंगी पता नहीं है। समझ गए, सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। ठीक है ना, स्टेट मैनेज यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को झेल रही हैं हायर साइंस एजुकेशन में। अगर आप देखो तो जो बाकी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस हैं, आईआईटीज हो गया, आईआईएसईआर हो गया, स्टेट एफिलिएटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हो गई, ये कहीं ना कहीं सीरियस रिसोर्स कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं। फिर भी आईआईटी आईआईएसईआर के पास फिर भी पैसा पहुंच जाता है। इसके अलावा जो स्टेट लेड साइंस यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके पास उतना पैसा पहुंचता है नहीं। तो चूंकि उनके पास प्रॉपर तरीके से पैसा पहुंच नहीं रहा, तो उनसे आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो आउट ऑफ द टर्न जाके बड़ा ही जबरदस्त लेवल की साइंस की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी, इसके चांसेस बहुत कम है। इसलिए बीएससी कोर्सेज की उतनी वैल्यू नहीं मानी जाती और आईआईटीज आईएम्स की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की इतनी वैल्यू मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इनको पैसा ज्यादा मिलता है, वहां पे फैकल्टीज अच्छी हैं, सरकार का सपोर्ट ज्यादा है, और नॉर्मल स्टेट की यूनिवर्सिटीज में जो बीएससी प्रोग्राम है उसमें उतना सपोर्ट है नहीं। तो जरूरत क्या है? जरूरत है री इन्विजन करने की स्टेट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, उनको एक यूनिक मैंडेट देने की, जो कि इंडिया के अंदर हायर साइंस एजुकेशन को बढ़ा सके, उसको इंप्रूव कर सके। रिसेंट जो साइंस 20 ग्रुप मीटिंग्स हुई हैं, जैसे साइंस इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है G20 का, वहां पे इंडिया ने शेयर किया अपने विजन को कि हम एक ऐसी इकोनॉमी बनाएंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है। ठीक है ना, इंडस्ट्रीज जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, केमिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से जुड़े हुई हैं, उनको एक पुश देती है। इंडिया भी इमर्ज कर रहा है एज अ ग्रोइंग बायो इकोनॉमी, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स और बायो मैन्युफैक्चरिंग आता है। इकोनॉमिक वैल्यू इनकी 2025 तक $150 बिलियन आ जाएगी। कुछ और इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, ये भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को बढ़ा रहे हैं।
जो लार्ज पूल है साइंस ग्रेजुएट्स का इंडिया के अंदर, साइंटिफिक इंडस्ट्रीज का, इन्होंने ओवरऑल बताया है कि कैसे हम इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर सकते हैं रेलेवेंट स्किल्स के अंदर। जो स्टेट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, इनको री इमेजिन किया जा सकता है हब्स फॉर स्किल बेस्ड साइंस एजुकेशन विद टीचर ट्रेनिंग रिसर्च दैट अलायंस विद एम्प्लॉयबिलिटी इन द साइंटिफिक सेक्टर। तो कहने की यही बात कोशिश की जा रही है कि जो बीएससी के प्रोग्राम्स है और इंटीग्रेटेड कोर्स करिकुला है, यहाँ पे हमें फोकस ये करना चाहिए कि इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स को सर्टिफिकेशन दें। प्रोग्रामिंग, डाटा एनालिसिस, टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फैसिलिटी एक्सपर्टीज, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब चीजें देके और इन यूनिवर्सिटीज को लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करनी चाहिए इंडस्ट्री के साथ। सेमिनार्स, अप्रेंटाइजशिप, इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स, जॉब फेयर्स, फंडिंग सपोर्ट। तो इससे क्या होगा कि ऑन कैंपस इंटरव्यू में नौकरी लगने के चांसेस हो जाएंगे, सैलरी वगैरह इनको अच्छी मिलेगी। और यूएस और यूरोप में जो कम्युनिटी कॉलेज और टेक्निकल यूनिवर्सिटी का मॉडल काम करता है, कुछ इस प्रकार का मॉडल भी इन यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ने की जरूरत है। तभी हम स्किल बेस्ड एजुकेशन दे पाएंगे जो कि इंडिया की स्किल्ड पर्सनल और साइंटिफिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से केटर करेगा, फुलफिल करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और मेरे मेंटरशिप कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।